औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 को शुरू करने लगे हैं और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे और इसका ओवरऑल व्यू करेंगे और साथ ही साथ हम इसके फर्स्ट 2 आर्टिकल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई भी बुक स्टार्ट करें या कोई भी कानून को पढ़ना शुरू करें, यानी कि ओवरऑल हम किसी भी चीज को स्टार्ट करना शुरू करें तो उससे पहले उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि फलां ऑर्डर या फलां बुक क्यों लाई गई थी, फलां ऑर्डर को क्यों इंप्लीमेंट किया गया था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, जिस वजह से उसको बनाया गया, उसको इंप्लीमेंट किया गया, उसको इन्फोर्स किया गया। इसी तरह जी, जैसे कि हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 को पढ़ रहे हैं, जिसको लॉ ऑफ एविडेंस भी कहा जाता है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करता चलूं कि जो सा कानून शहादत ऑर्डर 1984 है, इसको ज़ियाउल हक के दौर में इंप्लीमेंट करवाया गया था। अब इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले जो सा इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 से इंप्लीमेंट हो रहा था, अब और जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट है वो हमारे लॉ ऑफ एविडेंस से ड्राइव हुआ था, जो कि ब्रिटिश लॉ के ऊपर बेस्ड था। अब चूंकि जो लॉ ऑफ एविडेंस है उससे इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राइव हुआ था, जो कि ब्रिटिश लॉ के ऊपर बेस करता था, उसको इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए कानून शहादत ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाया गया था। अब कानून शहादत ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम एक साइड पे इंडियन एविडेंस एक्ट को रखें, दूसरी साइड पे हम कानून शहादत ऑर्डर को रखें और उसके आर्टिकल्स को देखें तो तकरीबन टोटली सेम है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई अगर आर्टिकल सारे सेम है तो क्या सिर्फ नेम को चेंज करने से वो इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन में कन्वर्ट हो गया था? नहीं। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसका उससे पहले उसका प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल उस ऑर्डर की जान होती है, उसकी रूह होती है। अगर उसमें कुछ चेंज कर दिया जाए तो उस पूरे ऑर्डर का मतलब ही चेंज हो जाता है, उसके तमाम आर्टिकल का मतलब चेंज हो जाता है। तो जो बेसिक चेंज किया गया था वो उसके प्रीएम्बल में किया गया था। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई कानून शहादत ऑर्डर 1984 में और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में क्या बेसिक चेंज है, तो आप बता सकते हैं कि जो बेसिक चेंज है वो उसके प्रीएम्बल में किया गया था। नेक्स्ट जी, इसको जो इन्फोर्स किया गया था वो 26 अक्टूबर 1984 में किया गया था। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो कानून शहादत ऑर्डर है वो किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए पढ़ना और उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई मैटर राइज होता है, कहीं भी राइज होता है, तो हम उसको कैसे रिजोल्व करते हैं? हम उसको एविडेंस के थ्रू रिजोल्व करते हैं। इसीलिए कोई भी अगर लॉ का स्टूडेंट है, अगर उसने कानून शहादत को सही तरह से नहीं पढ़ा या सही तरह से नहीं समझा तो वो लॉ ऑफ एविडेंस में अपनी जो सा ग्रिप नहीं बना सकता। इसलिए इसको लॉ स्टूडेंट के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है जी गैट के हवाले से। अगर हम गैट के टेस्ट को देखें तो 20% का जो उनसे एमसीक्यूज होते हैं, 20% का जो उनका पोर्शन होता है वो कानून शहादत में से आता है। इसके अलावा जो जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कानून शहादत ऑर्डर 1984 को पढ़ना बहुत लाजमी है। इसलिए ये तो जी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई। अब हम इसके ओवरऑल व्यू की तरफ बढ़ते हैं। कानून शहादत ऑर्डर 1984 है, ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 आता है, जिसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं, कंपिटेंसी ऑफ विटनेसेस को कवर करते हैं और जो थर्ड है वो रेलिवेंस ऑफ फैक्ट को कवर करते हैं। जो इसका पार्ट 2 है उसमें सिर्फ 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, जिसके अंदर हम प्रूव ऑफ फैक्ट को और एस्टोपल को डिस्कस करेंगे। और जो पार्ट 3 है उसमें चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 13 तक मुश्तमिल है और उसके अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस को कवर करेंगे, यानी कि एविडेंस को किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के सामने। अब जी हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ लिया, इसकी इंपॉर्टेंस को भी देख लिया हमने और जो सा ओवरऑल व्यू भी हमने देख लिया। अब हम इसके फर्स्ट 2 आर्टिकल की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये जो सा कानून शहादत ऑर्डर 1984 है, ये टोटल 166 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है, और मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम 16 से 17 लेक्चर्स के अंदर आपके लिए कानून शहादत ऑर्डर 1984 को ख़त्म कर देंगे। अब जी जो सा इसका फर्स्ट आर्टिकल है, अगर हम उसको देखें तो वो तीन चीज़ों को डिस्कस करता है। फर्स्ट चीज़ कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, सेकंड चीज़ कि ये एक्सटेंट, ये इंप्लीमेंट कहाँ तक होता है, और थर्ड चीज़ कमेंसमेंट, कि यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई। अब जी सबसे पहले आ जाता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है। इसे कानून शहादत ऑर्डर 1984 कहा जाता है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट कहाँ पे होता है। ये ओवरऑल पाकिस्तान की तमाम सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और मार्शल कोर्ट में इंप्लीमेंट होता है, लेकिन इसमें जो है ना एक एक्सेप्शन है कि ये आर्बिट्रेशन पे इंप्लीमेंट नहीं होता। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है जी, आर्बिट्रेशन होता है हमारे तमाम पंचायती फैसले, जितने भी हमारे पंचायती फैसले होते हैं उसमें कानून शहादत ऑर्डर 1984 इंप्लीमेंट नहीं होता। नेक्स्ट जो है जी, जो आर्टिकल हमारा 2 है, मैं सेशन बोलने लगा था, आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आर्टिकल और सेशन में बहुत फर्क है। मैं इसके लिए अपनी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको आर्टिकल और सेशन के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा। नेक्स्ट जी, इसका जो आर्टिकल 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट का जो है जी मालिक है, क्योंकि इसमें जो जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको इंटरप्रिएट किया गया है। अब ये जब भी आगे आर्टिकल्स के अंदर ये टर्म्स इस्तेमाल होंगी तो हमारे ज़हन के अंदर एक पिक्चर बनेगी कि भाई अच्छा ये चीज इस्तेमाल हो रही है तो इससे मुराद ये चीज है, क्योंकि वो चीज हमने आर्टिकल 2 के अंदर पढ़ी हुई है। तो जैसे कि सबसे पहले आ जाता है कोर्ट। कानून शहादत ऑर्डर 1984 में कोर्ट से मुराद है हमारी तमाम जजेस, हमारे तमाम मजिस्ट्रेट और वो बॉडी जो कानूनी तौर पे उसको इस चीज की इजाजत दी गई है कि वो एविडेंस को ले सके। ठीक हो गया जी, ये आ जाता है कोर्ट। इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटरी जो हमारे पंचायती फैसले करने वाले होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट का वर्ड हम जब भी सुनते हैं तो हमारे ज़हन में एक इमेज बनती है कि भाई कोई पेपर होगा उसके ऊपर कुछ लिखा होगा, उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेकिन कानून शहादत ऑर्डर 1984 में डॉक्यूमेंट से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि कोई पेपर डॉक्यूमेंट हो, इससे मुराद है कोई भी मैटर जो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर उसको एक्सप्लेन किया गया हो, उसको डिस्क्राइब किया गया हो, उसको हमारी कानून शहादत ऑर्डर 1984 की जुबान में डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब इससे एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पिक्चर है, वो भी डॉक्यूमेंट है। कोई चीज मैंने किसी मेटल के ऊपर लिख दी है तो वो भी डॉक्यूमेंट है। ये पेपर है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। तो यहां से तो जी हमने डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्क्राइब हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एविडेंस। एविडेंस क्या होते हैं? एविडेंस को उर्दू जुबान में शहादत कहा जाता है। अब ये जो से एविडेंस है ये दो टाइप के होते हैं। एक है ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस को जुबानी शहादत भी कहा जाता है, और दूसरा है डॉक्यूमेंट एविडेंस जिसको दस्तावेजी शहादत भी कहा जाता है। ओरल एविडेंस जो सा होता है वो इस तरह होता है कि जब कोर्ट किसी बंदे को इजाजत देती है कि आप कोर्ट के सामने पेश हों और अपनी शहादत दें, वो शहादत में बताएगा कि मेरी आंखों के सामने मैंने ये हादसा होते हुए देखा, मैंने फलां बंदे को फलां बंदे का कत्ल करते हुए देखा। इसको कहते हैं ओरल एविडेंस, जुबानी शहादत। और जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है उसको दस्तावेजी शहादत कहा जाता है। जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि जी ये हमारी फलां जमीन की रजिस्ट्री है, ये हमारा फलां कोर्ट का सेशनल कोर्ट का ऑर्डर है जो हमने जो है जी जज साहब ने हमारे हक में पास किया हुआ है। ये सारे क्या है जी? डॉक्यूमेंट एविडेंस होते हैं। इसमें हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन भी आ जाते हैं, यानी कि कोई बैंक का जो है कोई चलान फॉर्म हो गया, कोई रसीद हो गई, वो सारे भी जो है हमारे डॉक्यूमेंट एविडेंस में आ जाते हैं जो कि हम कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी फैक्ट। कानून शहादत के जुबान में फैक्ट वो चीज होती है जो कि किसी मैटर के रिलेटेड हो। कोई मैटर हो गया, अब उसके रिलेटेड जो भी
काम होंगे, जो भी उसके रिलेटेड चीजें घूम रही होंगी, उसको फैक्ट कहा जाता है। अब फैक्ट दो तरह के होते हैं। जो फैक्ट इन इशू होता है वो रियल मैटर होता है, यानी कि एक कत्ल हो गया, ए बंदे ने बी का कत्ल कर दिया। अब ये जो बी का कत्ल हुआ है ये फैक्ट इन इशू है। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या होगा? रेलिवेंट फैक्ट होगा कि ए ने फलां जगह से बंदूक ली, फलां बंदे की मदद ली। ये जो सारी चीजें हैं ये रेलिवेंट फैक्ट के अंदर आ जाती हैं। ये चीजें जी, ये जो बेसिक टर्म्स थी, इनको आपने अच्छी तरह उम्मीद करता हूं कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज।